नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने 6 दिसंबर को नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर होने वाली अपनी जनसभा रद्द कर दी है। 6 दिसंबर दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इस दिन उनका निधन हुआ था। 6 दिसंबर को मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा है कि अब वो प्रमुख समाज सुधारकों की जयंती और पुण्यतिथि पर उनके बड़े स्मारकों पर नहीं जाएंगी, क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो होती है वो आम लोगों की परेशानी का सबब बनती है, असुविधा का सबब बनती है। इस बात की काफ़ी चर्चा है क्योंकि 9 अक्टूबर की लखनऊ रैली जो मायावती ने की थी, उसके बाद और फिर 2027 चुनाव के मद्देनज़र मायावती की रणनीतियों को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि मायावती अब लोगों के बीच जाने का अपना सिलसिला बढ़ाएंगी। ऐसे में 6 दिसंबर की ये पोस्ट, 6 दिसंबर को लेकर की गई ये पोस्ट थोड़ी सी दिलचस्पी लोगों में जगा रही है। लेकिन इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मायावती की क्या रणनीतियां हैं, क्या आजकल बसपा खेमे में चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम साहब। कासिम साहब, तो पहला सवाल तो वही जो मैंने भूमिका में बताया कि मायावती ने बाकायदा पोस्ट करके ऐलान किया कि वो 6 दिसंबर को नोएडा नहीं जा रही हैं। ये एक रैली जैसा होगा ऐसा कहा जा रहा था 7-8 दिन से, तो क्यों रद्द कर दी उन्होंने अपनी ये जनसभा? नीरज जी, शुक्रिया। देखिए, ऐसा है मायावती को ये पोस्ट करनी ही इसलिए पड़ी है कि मायावती ने खुद नहीं कहा था कि मैं वहां जा रही हूँ। ना ही उनके किसी पदाधिकारी ने ये बात कही थी कि मायावती आ रही हैं। लेकिन चूंकि मायावती दिल्ली में है और उनकी एक जो बैठक है उन्होंने ली थी राजस्थान और अदर स्टेट्स की, उसमें उन्होंने कहा था कि बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है उसको भव्य तरीके से, बड़े तरीके से मनाया जाए, सिर्फ रस्मी न रखा जाए। तो उसको देख के ऐसा लगता था कि मायावती दिल्ली में है, दिल्ली से 14-15 किलोमीटर दूर उनके आवास से 20 किलोमीटर के आसपास वो दलित प्रेरणा स्थल है जहाँ पे कार्यक्रम होना है। तो ये संभावित है कि मायावती उसमें शामिल हो। लेकिन इतनी खबरें वो चली कि उनको पोस्ट करके लिखना पड़ा, वरना 2011 में जब इसका उन्होंने उद्घाटन किया था उससे अब तक 25 साल हो रहा है। अब 14 सालों में मायावती वहां कभी नहीं गई। ये एक बड़ी बात थी और इसको देखते हुए भी लग रहा था कि वो जरूर जाएंगी। तो वो उन्होंने क्लियर कर किया कि हम नहीं जा रहे हैं। ये पहली चीज। उसके पीछे का कारण जो मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि चूंकि 6 दिसंबर को आकाश आनंद वहां रहेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर और वही उनको संबोधित करेंगे। तो आकाश को आगे करना, अपनी छाया से बाहर निकालना, क्योंकि अभी तक जहां जहां आकाश आनंद होते थे वहां मायावती बड़ी रैलियों में अपने साथ लेके जाती थी। आकाश जनसभाएं छोटी करते थे या वो आपके रोड शो करते थे, इस तरह से आकाश आनंद के जिम्मे रहता था। 9 अक्टूबर को भी मायावती का था। अपने समर्थकों को चेक करना कि मैंने बार बार जो कहा है आकाश को लेके उसमें कितना अब असर हो रहा है। साफ साफ कह दिया मैं नहीं आ रही हूँ, और ये खबर है बिल्कुल स्पष्ट है कि आकाश आनंद वहां रहेंगे। लेकिन ये भी सच है कि 9 अक्टूबर के बाद ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा मौका है, ये दिल्ली में मौजूद हैं। अगर वहां पर सिर्फ जाकर अगर हाथ भी हिला देंगी तो उनके समर्थकों में उत्साह आ जाएगा। समर्थक तो, चूंकि बहुजन समाज पार्टी का जो समर्थक और मतदाता है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि बड़ा भोला है। वो सिर्फ अपनी नेता को देख लेता है और उनके देखने के बाद ही उसको लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। उस उस चीज को भी उन्होंने अपने ट्वीट एक्स के पोस्ट के माध्यम से कह दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तो उससे निराशा तो उनमें हुई। लेकिन हमारे और आपके लिए देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या 6 दिसंबर को जो 6 मंडल आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड और दिल्ली, इतने लोग वहां बुलाए गए हैं, वहां कितने लोग आते हैं? क्योंकि कार्यक्रम तो केवल पुष्पांजलि अर्पित करना है, श्रद्धांजलि का है और सुबह गोष्ठी का है। कार्यक्रम तो कोई ऐसा है नहीं कि बहुत बड़ा मंच लगेगा और बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि वहां ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे मंच वगैरह लगाया जा सके। तो ये हमारे लिए खबर तब बनेगी कि 6 को मायावती के नहीं आने पे, आकाश के रहने पर कितना आदमी वहां इकट्ठा होता है। अगर 50,000 के ऊपर निकल गया तो ये माना जाएगा कि मायावती का ये जो आकाश को भेजकर और आकाश को आगे करके ये पहला कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें आकाश को मायावती भेजेंगे। वो कार्यक्रम बड़ा है, ये उसमें संदेश छुपा होगा। तो इसलिए अभी ये कुछ कहना, लेकिन इतना जरूर है
कि लोगों में अब ये हो गया कि भाई मायावती तो घर से निकलना ही नहीं चाहती। नीरज जी। बिल्कुल। बिल्कुल मैं इसी पर आऊंगा। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि दो बातें। 2011 में जब मायावती आई थी वहां पर उद्घाटन के लिए, तो मैं वहां मौजूद था और मैंने उस वक्त देखा था कि कितना बड़ा मजमा, कितनी बड़ी लोगों की भीड़ वहां पर आई थी। और इसके अलावा क्योंकि जो दलित प्रेरणा स्थल है वो हमारे ऑफिस और घर के रास्ते में ही पड़ता है, तो हर साल 6 दिसंबर को वहां भीड़ होती है कासिम साहब। वहां पर मायावती तो कभी नहीं आई, लेकिन मैं 15 साल की आपको हिस्ट्री बता सकता हूं कि वहां भारी भीड़ होती है, पोस्टर लगे होते हैं, मोटरसाइकिलों पर युवा जो हैं हमें नजर आते हैं नीले पटके बांधे हुए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जय जयकार करते हुए। तो भीड़ तो वहां होती है, लेकिन अब ये चूंकि चुनावी साल है इसलिए इसे थोड़ा सा राजनीतिक चश्मे से ज्यादा देखा जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उस दिन हमारे लिए ये मीटर नापने का एक अलग पैमाना होगा कि वहां भीड़ कितनी आई। लेकिन जो बात आपने कही, जहां आपने बात खत्म की, वही मेरा अगला सवाल है कि भाई चलिए मायावती ने कहा कि भाई लोगों को असुविधा होती है। लोगों को असुविधा तो 9 अक्टूबर की रैली में भी हुई होगी, ये कहा जा रहा है, जब आपने रैली की थी। फिर ये चुनावी साल है, तो क्यों ये परसेप्शन मायावती बनाना चाहती हैं कि मैं तो घर में ही बैठ के अपने वोटरों को संबोधित करूंगी, जबकि बिल्कुल 9 अक्टूबर के बाद ये माना जा रहा था कि पब्लिक आउटरीच, लोगों के बीच मायावती की प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी जो है वो अब बढ़ेगी। आप रणनीतिक नजरिए से भी इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर इससे जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी के उस मुखिया के लिए जो ऐसे भी अपनी एक्टिविटी के लिए कम एक्टिविटी के लिए जाना जाता हो, क्योंकि मायावती के बारे में यही है कि मायावती की एक्टिविटीज बाहर नहीं दिखाई देती हैं। सड़क पे उनके लोगों को निकलने पे मनाही है कि प्रदर्शन आप नहीं करेंगे, धरने आप नहीं देंगे, क्योंकि उसपे उनका जो लॉजिक है, काशीराम का भी था, इनका भी है कि जब FIR होगी, मुकदमे लिखे जाएंगे, पिटाई होगी, तो वो हमारा समाज जो है वो 2 वक्त कमाता है तो खाता है वाला समाज है, तो वो मुकदमे कहाँ से लड़ेगा, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन जब एक इतना बड़ा मजमा लाया जा सकता है, ठीक है, मायावती अगर आती तो केवल केवल दादरी से लेकर गाजियाबाद तक में मायावती का इतना समर्थक रहता है जो मायावती के लिए बड़ी आस्था रखता है, कि उसी से वो हिस्सा भर सकता था। और चूंकि ये लाइफ लाइन है, ये रोड जो है महामाया वाला फ्लाईओवर, और ये जो आती है, ये तो आप और हम दिल्ली के लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि दिल्ली की जिंदगी है ये। अगर ये बंद हो जाए तो पश्चिम कट जाएगा। और उसका जो मैसेज होता, वो मैसेज 2-3 महीने चलता है। जैसे रैली 9 अक्टूबर की थी, लेकिन आज तक उन रैली जो है उसका मैसेज चल रहा है कि मायावती ने मतलब इतनी बड़ी रैली कर दी। तो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर तो ये गलत फैसला है, लेकिन अब मायावती की अपनी उनकी अपनी सोच है, अपना तरीका है। हर पॉलिटिकल लीडर का होता है, उनका अपना अलग है। और मैं उनके बारे में तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मायावती को समझना और कुदरत को समझना बराबर है। सूरज क्यों निकला और मायावती क्यों नहीं आई, तो ये दोनों सवाल ये है कि उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं एक जो चीज समझ मुझे आती है कि आकाश वाला जो पॉइंट है, इसमें थोड़ी जान हो सकती है। वो 6 दिसंबर के बाद समझ में आएगा कि हाँ वो फैसला सही था कि नहीं था। आकाश को आगे बिना अपनी छाया के निकालना और आकाश का इतने बड़े समुदाय को संबोधित करना। आकाश तो पिछले साल भी आई थिंक 14 अप्रैल को वहां गए थे, लास्ट ईयर, और लंदन से आके सीधे गए थे, जहां तक मुझे अगर सही याद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने यूपी तक ने एक इंटरव्यू भी किया था उसी जगह पे उनका। एग्जैक्टली। तो हाँ, अकेले आप ही ने किया था, आकाश का तो दूसरे को नहीं मिला था किसी को, मुझे याद है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसे ही जाना और पुष्पांजलि अर्पित करना और चले जाना, और दूसरा जाना और संबोधित करना। और संबोधित जो अगर 50,000 आदमी आता है, 50,000 को आमतौर पे सियासी लोग 2-3 लाख कहते हैं, अगर 50,000 आता है तो मैं समझता हूं कि ये मूव अगर कामयाब रहा तो मायावती का ना जाना चर्चा से थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर वहां मजमे के लिहाज से कम रहा तो ये माना जाएगा कि भाई मायावती जो है उन्होंने गलती की है और मायावती को वहां जाना चाहिए। नीरज जी। बिल्कुल जरूर। एक तो मायावती का ना आना ही, ये भी अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि भले ही मायावती का वोट परसेंटेज सिंगल डिजिट में हो, भले ही उनका एक विधायक विधानसभा में हो, भले ही संसद में उनका, लोकसभा में कोई सांसद ना हो, लेकिन तब भी उनके रैली करने पर खबर बनती है सो अलग, उनके रैली ना करने पर भी खबरें उसी शिद्दत से बनती हैं। चलिए, आउटडोर रैली तो वो नहीं कर रही हैं, लेकिन इंडोर बैठकें चल रही हैं, उन पर
आपके पास अंदर की खबर होती है तो उनके बारे में ही आपसे जानते हैं कि बड़ी भाईचारा कमेटियों की बैठकें पिछले दिनों मायावती ने की। किन समुदायों के साथ, किन वर्गों के साथ ये बैठकें हुई और इन्हें आप राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, मायावती इससे पहले भी इनके यहाँ भाईचारा कमेटियां थी। मुस्लिम भाईचारा भी थी, यादव कुर्मी एंड ऑल भी थी, अलग अलग बिरादरी की भाईचारा थी। हद यह है कि शेड्यूल कास्ट में भी जाटों के अलावा पासी भाईचारा भी थी और कोरी भाईचारा भी थी, वाल्मीकि भाईचारा भी थी। लेकिन इस बार जो परिवर्तन आया वो यह है कि एक तो जो जातियां आती हैं उसको करके पिछड़ा कर दिया गया, पिछड़ा वर्ग भाईचारा, और उसकी पहली बार बैठक मायावती ने ली। पिछड़ा वर्ग के जो भी कोऑर्डिनेटर्स होते थे मंडलों के और जोन के तो वो कभी मेन स्ट्रीम जो इनकी बैठकें होती थी उसमें नहीं बुलाए जाते थे, उसके कोऑर्डिनेटर भी नहीं बुलाए जाते थे जो मुख्य होते थे। लेकिन इस बार उसकी बैठकें उन्होंने ली और जो इनके मुख्य कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको पीछे बिठाला गया और वो जो भाईचारा के लोग हैं उन्हें आगे बैठाला गया। ये इसमें मैंने खबर भी की थी। इसी तरह मुस्लिम भाईचारा में भी आगे सारी सीटें जो थी, पहली और दूसरी रो में सिर्फ मुस्लिम बैठा था और उसके पीछे की रो में ये घनश्याम खरवार हैं और ये विश्वनाथ पाल हैं या अशोक सिद्धार्थ हैं और सॉरी ये सतीशन मिश्रा, ये सारे लोग मतलब ये दूसरी रो के लोग थे। तो ये संदेश देना चाहती थी कि नहीं, भाईचारा को हम महत्व दे रहे हैं। अब वो उसका फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, कितने लोग बढ़े, वो पता तब चलता है जब मायावती हर महीने की किसी एक तारीख को दिल्ली में हो तो दिल्ली में, लखनऊ में हो तो लखनऊ, मंडलों को उन्होंने डेट दी हुई है। जैसे मान लीजिए कि 14 ये आ रही है आपके दिसंबर, 14 दिसंबर को आगरा मंडल आएगा, तो अब 14 दिसंबर को उनसे जिनको मुलाकातें करनी है वो उस मंडल के लोग ही जाएंगे। इसमें नजर आता है कि कुछ पिछड़े लोग जो है, अब जैसे फैजाबाद मंडल में मुझे जो जानकारी है, अयोध्या मंडल में इधर जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और यहाँ के कोऑर्डिनेटर जो दूसरे हैं वो जो लोग गए हैं तो उनके साथ कुछ यादव भी मिलने गए। और मायावती से मिलना जो है वो ये तो है नहीं कि मायावती से हम गए और गुलदस्ता लेके मुलाकात हमारी हो गई। वहां कुछ शर्तें हैं मुलाकात की। उस शर्त के बाद भी अगर कुर्मी, यादव और निषाद और क्या कहते हैं प्रजापति और वो जा रहा है या मुस्लिम मिलने के लिए जो उनकी शर्तें हैं, तो ये एक बड़ी बात, क्योंकि मायावती से मुलाकात की जो शर्त है उसमें गुलदस्ते से वो पूरी नहीं होती। तो मैं जितना बीएसपी को जानता हूं, जितना मैंने बहुजन समाज पार्टी को देखा और समझा है, पहले जैसे मुलाकात का जो तरीका था, मान लीजिए एक गुलदस्ते से मुलाकात हो जाती थी, लेकिन रैली के बाद वो गुलदस्ते जो है उसमें फूल बड़े कर दिए गए, अब ज्यादा फूल होने चाहिए, तो वो उसके बाद भी मुलाकातें बढ़ी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ जमीन पे उसका असर होगा, क्योंकि एक तो पंचायत के चुनाव है, जिला पंचायत के इलेक्शन, प्रधान के इलेक्शन है, इसकी वजह से भी लोग जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ आकर्षित होते हैं। और शर्त यही है कि आप लड़ोगे तब जमायाती साहब की मुलाकात हो जाएगी, और मुलाकात की शर्त यह है कि सिर्फ गुलदस्ते से मुलाकात नहीं होगी, वो खाली नहीं जा रही है, वो ठीक ठाक हो रही है। आपको आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी बीएसपी को, यही कह रहे हैं ना? अब वो भी ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ करेंगे। एक सेट अमाउंट है जो तय है, उससे उसी पे होगा। तो वो आर्थिक सहयोग जो वो चाहे, जो आप करना चाहें, तो वो ये नहीं कि जो आप करना चाहें, जो पार्टी ने तय किया है वो आपको करना होगा। और उसके बाद जो पिछड़े वर्ग के लोग मिलने जा रहे हैं या मुस्लिम वर्ग के लोग मिलने जा रहे हैं, तो वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ हालात ठीक हुए हैं। नीरज जी, बिल्कुल। देखिए, आपने बात की पिछड़ा वर्ग, जो तमाम ओबीसी को एक कंबाइंड पिछड़ा वर्ग के तहत उन्होंने मीटिंग कर ली, मुस्लिम समुदाय से मीटिंग कर ली, लेकिन लखनऊ रैली में हमने देखा था कि सतीश चंद्र मिश्रा को मंच पर खासी तवज्जो मिली थी, और तब हम लोगों ने आपके साथ भी डिस्कस किया था कि इस तवज्जो का मतलब, उन्होंने कहा था कि अपने समुदाय के लोगों को साथ लेकर आएंगे। तो ब्राह्मणों के साथ मीटिंग क्यों नहीं? क्या ब्राह्मणों को तवज्जो नहीं दे रही है मायावती, या हम ये माने कि आने वाले दिनों में होगी मीटिंग? देखिए, मेरे पास जो इनसाइडर से बातचीत होती है, उन्होंने जो कहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी से यही कहा है कि जब हमारा शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मण बैकवर्ड और मुसलमान दिखाई देगा, तब ब्राह्मण अपने आप आएगा, और जब अपने आप आएगा तब आप अपने समाज के उन लोगों को लेके आएंगे और उनको मुझसे मिलाएंगे। और ये सच है कि ब्राह्मण जो वोट है वो मायावती के साथ एक ही बार गया है, 2007 में, और वो भी तब गया है जब उनके पास एक
पिछड़े वर्ग की एक बहुत बड़ी ताकत उनके साथ थी। तब स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, दारा सिंह चौहान भी थे, फागू चौहान भी थे, धर्मराज निषाद भी थे, रमाशंकर पाल भी थे, और क्या कहते हैं आपके रामचंद्र राजभर भी थे, सुखदेव राजभर भी थे। तमाम पिछड़ी जातियों की कोई ऐसी बिरादरी नहीं जिसका नेता बसपा में न रहा हो। बाबू सिंह कुशवाहा भी थे, सब तो सारे लोग थे। तब ब्राह्मण भी आ गया और शेड्यूल सीटें पहली बार बहुजन समाज पार्टी ज्यादा जीती थी, जितना बसपा ने कभी नहीं जीती थी। क्योंकि रिजर्व सीटों पर जो सामान्य वोट है वही डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम और आप जब समीक्षा करने बैठते हैं तो हमको आपको लगता है कि रिजर्व सीटों पर बसपा हार जाती है, और उसकी वजह यही है कि रिजर्व सीटों पर वोट सामान्य वर्ग के लोग देते हैं, तब कैंडिडेट होते हैं शेड्यूल कास्ट के। बिल्कुल। तो ये है, तो रुझान जो है उसका ये कि इंपॉर्टेंस देना या ना देना, तो सतीशन मिश्रा पार्टी में कल भी एक उनकी अहमियत थी, और मायावती के यहाँ भी थी, आज भी उनकी पार्टी में अहमियत है, मायावती के यहाँ भी है। लेकिन रही ब्राह्मण समाज से न मिलना, ब्राह्मण भाईचारा न बनाना, उसकी वजह यही है कि उनको ये बात अब घर कर गई है उनके दिमाग में कि जब मुस्लिम और बैकवर्ड आकर्षित होगा बहुजन समाज पार्टी में, तभी ब्राह्मण समाज के लोग आएंगे। बिल्कुल। चलिए, चंद्रशेखर ने मुजफ्फरनगर में पिछले दिनों एक बड़ी रैली की जो काफ़ी चर्चा में रही। खासी भीड़ कम से कम तस्वीरों में, कैमरे में नजर आई जो वहाँ पर थी। क्या पश्चिम की राजनीति में चंद्रशेखर 2027 के मद्देनज़र किसी तरह की हलचल पैदा कर रहे हैं? सीधा कहूँ तो कोई चुनौती पेश कर रहे हैं? नीरज जी, जिस दिन चंद्रशेखर जीते थे तब भी मैं आपके साथ बैठा था। मैं शायद हिंदुस्तान का पहला जर्नलिस्ट या विश्लेषक हूं जिसने ये बात कही थी कि मैं चंद्रशेखर को अभी भी शेड्यूल कास्ट का नेता नहीं मानता। आप उस रैली जो हुई है उसका स्थान देखिए, वो मुजफ्फरनगर में थी। करने वाला कौन था? अमीर आलम खां। अमीर आलम खां कौन? जो एक दर्जन बार सांसद, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद मिला के एक 12 बार ये सीट इनके पास रही है। और उसके बाद चंद्रशेखर का नाम सहारनपुर और नगीना के बीच में, वो रैली सफल मानी ही नहीं जा सकती। उसको मैं सफल मान ही नहीं सकता हूं। अगर वहां 1 लाख आदमी आता तब ये होता कि बराबर पे छूटे, लेकिन फिर भी जो भीड़ है उसमें ज्यादातर मुस्लिम है ना, या युवा है, या मुसलमानों की भीड़ है, या नौजवानों की भीड़ है। चंद्रशेखर अभी तक 1% वोट पे भी अपना हक और वो नहीं दिखा पाए। मायावती का विकल्प, मायावती की जिंदगी में नीला झंडा, हाथी निशान उनके पास होने के बावजूद थोड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैंने ये बात कई बार कही है नीरज जी अपने यूपी तक पे आपके साथ चर्चा में कि देखिए यहाँ रामविलास पासवान भी आए, अठावले भी आए, हमने आपने देखा कि प्रकाश अंबेडकर भी उत्तर प्रदेश में आए, तमाम लोग आए, लेकिन वो चुनौती बन नहीं पाए। तो चंद्रशेखर, इसमें कोई शक नहीं, मुसलमानों के पसंदीदा नेताओं में इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश में। लेकिन मुसलमान का क्या है? मुस्लिम जब जाता वहां है जहां पे उसे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। अब चंद्रशेखर उस पोजीशन पे फिलहाल अपने अपने अलावा, नगीना में चूंकि 60% प्लस मुस्लिम है, उसकी जीत को भी मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं चंद्रशेखर की जीत को मुस्लिम के बड़े वोट की जीत मानता हूं। तो मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अभी तक मैं इसमें सही साबित हुआ, क्योंकि चंद्रशेखर अभी तक विकल्प बन नहीं पाए हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि विकल्प जैसा भी कुछ बन गया। नीरज जी, बिल्कुल। मुस्लिम वोटर की बात की तो बिहार चुनाव के बाद बड़ी चर्चा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की और मायावती की पार्टी की रही। मायावती के जो विधायक वहां जीते, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पीछे AIMIM का झंडा भी लगा हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी और मायावती के गठबंधन, उनके साथ आने, उनके किसी तरह की रणनीतिक साझेदारी की कोई खबर? खबर तो इस तरह की कोई नहीं है, लेकिन मायावती ओवैसी के गठबंधन में बिहार में रह चुकी हैं, घोषित गठबंधन में, ये 2020 के चुनाव में। तो दोबारा हो जाए तो उसमें ताज्जुब भी नहीं किसी को होगा। लेकिन इस चुनाव में ओवैसी का गठबंधन था वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर के साथ। लेकिन ओवैसी का जो घोषणाएं हो रही थी समर्थन की, वो बीएसपी के साथ को हो रही थी। तो इसमें भी कुछ ना कुछ संदेश छुपा होता है। उसपे कुमार अभिषेक ने पूरा आपके यहाँ यूपी तक पे और आज तक दोनों पे किया भी था उन्होंने बहुत उस पे कि इस तरह से ओवैसी का गठबंधन है चंद्रशेखर से और ओवैसी का समर्थन है मायावती की पार्टी को। तो ये तो है। और ओवैसी की पार्टी के हर आदमी के बयानात आप देखिएगा तो वो मायावती की बात करते हुए मिल जाएंगे। मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है, ओवैसी के बयानात सुनेगा तो मायावती देश के लिए जरूरी है। मायावती जिस तरह की राजनीति उनकी है, मायावती का जो टेम्परामेंट है, वो किसी भी चली हुई बहुत दिन खबरों पे ज्यादा दिन रुकती नहीं है, फौरन कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, उनका बयान आ जाता है।
लेकिन बिहार के लोगों पे किसी तरह की कार्रवाई ना होना, झंडे का लगना पीछे, फिर चुनाव में लगा कोई बात नहीं, और लोग जीतने के कहते हैं बाद ना, सब बिना लोगों मर्जी के तो नहीं हो सकता था ये अकेले पिंटू मर्जी के बिना हम्म, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में झंडा लग जाए, उसके बाद फिर जुलूस में उनके झंडे लहराए जाए, तो ये हम्म, बिना मायावती की सहमति के तो नहीं हो सकता। हम्म, अब वो अलग बात है कि वो किस तरह की इनके उनके बीच में कोई बात है, हुई है कि नहीं हुई है, अगर हुई है तो मीडिएटर कौन है, इसकी अभी तक कोई पुष्ट खबर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। यानी कि ये पॉलिटिकली डेवलपिंग स्टोरी है उत्तर प्रदेश के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का गठबंधन होता है नहीं होता है बात की बात है, लेकिन नज़र इस पर रखनी पड़ेगी रहेगी। घोसी में, पूर्वांचल में घोसी में उपचुनाव होना है। अब तो ये मान लिया जाए कि उपचुनाव होगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि घोसी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के आकस्मिक निधन के बाद वो सीट अब खाली है और वहाँ पर तकनीकी रूप से टेक्निकली वहाँ पर उपचुनाव होगा। बसपा लड़ेगी क्या कासिम साहब घोसी का उपचुनाव, या आपके हिसाब से लड़ना चाहिए? नहीं, घोसी उनको लड़ना तो चाहिए, उनके उनके मतलब की सीट है, उनके पास एक कैंडिडेट भी वहां बहुत अच्छा है, और वो कैंडिडेट जो है वो अंसारी परिवार का करीबी भी है, और घोसी ही की एक नगर पालिका परिषद से वो चेयरमैन भी है। लेकिन वो लड़ेगी नहीं, बसपा 27 के बिल्कुल सामने होते हुए उपचुनाव नहीं लड़ेगी। और पिछली बार भी सुधाकर जब लड़े थे तब भी नहीं लड़ी थी। तो मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी नहीं, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी लड़ती है तो उनके पास वहां दलित मुसलमान का 27 से पहले एक वो दिखाने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट उनके पास अच्छा है, मुझे जानकारी है। कौन कैंडिडेट है, आप नाम भी बता दीजिए। वो अबुल बशर अंसारी हैं, वहां के चेयरमैन हैं, और यूपी में सबसे ज्यादा वोट से चेयरमैन जीते हैं वो। एक पिछली बार भी उनकी चर्चा आई थी, लेकिन मायावती ने मना कर दिया था लड़ने से। तो यानी कि लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? आपका कहना है कि नहीं लड़ेंगी लेकिन लड़ना चाहिए। और ये पंचायत चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर लोग मिल रहे हैं मायावती से, तो क्या पंचायत चुनाव में जोर शोर के साथ उतरेगी बसपा? पंचायत चुनाव में ये उतरेंगी, जिला पंचायत चुनाव में ये समर्थित प्रत्याशी भी उतारेंगी, और जो समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ लड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगी। भाजपा का यानी कोई कार्यकर्ता या कोई नेता पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ लड़ता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी? झंडा झंडा लगाने की अनुमति दूसरे के पास नहीं होगी, जिसको ये समर्थित प्रत्याशी बनाएंगे झंडा वही लगाएगा। तो चलिए, अब मायावती की राजनीति से जुड़े तमाम पहलुओं पर हमने कासिम साहब से बात की, और अंदर तक की खबर, जैसा कि हमेशा कासिम साहब के पास होती है, हमने उनसे ये जानी। लेकिन अभी जो मुख्य मुद्दा था कि 6 दिसंबर की नोएडा में जो एक जनसभा होती है वहाँ मायावती नहीं आ रही हैं, और कासिम साहब का कहना है कि वहाँ आकाश आनंद की मौजूदगी में लोगों की भीड़, लोगों का उत्साह काफ़ी कुछ ये तय करेगा कि आखिर 9 अक्टूबर की लखनऊ रैली के बाद पारा बसपा का या मायावती का कहां पर है। उसकी पैमाइश जो है वो 6 दिसंबर के उस जनसभा के बाद हम करेंगे। तो ज़रूर कासिम साहब, आपसे हम दोबारा बातचीत करेंगे उस जनसभा के बाद। आपसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की राजनीति मायावती की कहाँ जा रही है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। नमस्कार।